और अमेरिका के बाद भारत तीसरा बड़ा देश है जहां बांधों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमारे देश में करीब 5,700 बड़े बांध हैं। इनमें लगभग 80% 25 साल से ज्यादा पुराने हैं, वहीं 227 बांध 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। ऐसे में इनकी निगरानी, रखरखाव और संचालन के लिए देश भर में एक समान सुरक्षा प्रणाली और मानक स्थापित करने की जरूरत महसूस की गई, ताकि जान माल के भारी नुकसान को रोका जा सके। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली। संसद टीवी के खास कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात बांध सुरक्षा विधेयक पर संसद में हुई चर्चा की। The bill does declare it expedient in public interest, and the union can regulate a uniform dam safety procedure for all specified dams. This we agree, sir. However, in the entry 17, it is unclear how the parliament would have the jurisdiction to frame a law for dams on rivers and the river valleys which are within the state. So this is not clear, sir, and this certainly encroaches upon the sovereignty of a state and infringes upon the federal structure. The bill has no focus on minor and medium dams. Big dams are basically water bombs. We have not been able to control it. So, and therefore, it becomes the responsibility of this House and the Parliament to pass a legislation. This bill is constitutional, and the way the government is drafted it, so it guarantees everything that the Constitution really requires. Everything that is required for control of dams to regulate it, everything that is required is in the bill. बहस हुई तो सांसदों ने बांधों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों समेत विधेयक के तमाम पहलुओं पर विचार और सुझाव सदन के सामने रखे। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि इस विधेयक में देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण और परिचालन और रखरखाव के प्रावधान शामिल हैं। उनकी दलील थी कि कानून बनाने के बाद इसे केंद्रीय स्तर पर बांधों की निगरानी, मुरम्मत और निरीक्षण संभव हो सकेगा। जबकि विपक्षी दलों के सांसद चाहते थे कि गहन जांच पड़ताल के लिए विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार बांध सुरक्षा की आड़ में जल और बांध प्रबंधन पर राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये विधेयक पवित्र भाव से लाया गया है और ये राज्यों के अधिकारों, पानी और बिजली के साथ ही बांधों के मालिकाना हक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। बहते जल का संचय कर इस्तेमाल के लिए बांध निर्माण का इतिहास बहुत पुराना है। सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जलापूर्ति और औद्योगिकरण के लिए दुनिया भर में अब तक करीब 60,000 बड़े बांधों का निर्माण किया जा चुका है। भारत के 5,745 बड़े बांधों में से 5,334 इस्तेमाल में हैं और 447 अभी बन रहे हैं। इनमें से भी 92% इंटरस्टेट रिवर्स बेसिन पर बने हैं। जाहिर सी बात है कि इनकी सुरक्षा का मसला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि अगर इनकी सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही या चूक होती है तो इससे बेहिसाब जान माल का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार ने बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस पहल की और 29 जुलाई 2019 को लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक पेश किया गया। देश में बांध सुरक्षा को लेकर के एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए और देश को बांध सुरक्षा को लेकर के एक कानून जो है राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए, ताकि बांध की सुरक्षा, उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस के मैनुअल और विश्व भर में जिस तरह से बांधों की सुरक्षा को लेकर के जो उपबंध हैं, इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ देश में भी किया जाना चाहिए। वैसे तो भारत में बांध सुरक्षा का ट्रैक रिकॉर्ड विकसित देशों के बराबर रहा है, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जब देश को असमय बांध के फेल हो जाने या बांध के रखरखाव की दयनीय स्थिति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब तक भारत में लगभग 42 बांध हादसे हो चुके हैं। पहली घटना 1917 में मध्य प्रदेश में हुई, जब ज्यादा पानी भरने के कारण तिगरा बांध टूट गया, जबकि जान माल को सबसे अधिक नुकसान हुआ 1979 में गुजरात के मोरबी में मच्छू बांध टूटने पर। जब मोरबी में बांध टूटा, उस समय इस देश में पहली बार बांधों की सुरक्षा को लेकर के एक सिस्टमैटिक प्रोटोकॉल बनना चाहिए, इसके बारे में बातचीत प्रारंभ हुई। और उसके बाद जब बातचीत प्रारंभ हुई
तब एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने 3 साल तक व्यापक रूप से राज्यों के साथ में विचार विमर्श किया। 1982 में केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसने देश भर के बांधों के लिए एक समान सुरक्षा प्रक्रिया और जरूरी विधायी ढांचे का सुझाव दिया। 2002 में बांध सुरक्षा के लिए मसौदा विधेयक राज्यों को भेजा गया। इसके आधार पर बिहार ने 2006 में बांध सुरक्षा कानून लागू किया, तो केरल ने सिंचाई कानून में संशोधन किया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भी बांध सुरक्षा पर केंद्रीय कानून के विचार का समर्थन करते हुए संकल्प पारित किए, जिसे आधार बनाकर 2010 में बांध सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। मगर जांच पड़ताल के लिए बांध सुरक्षा विधेयक 2010 को स्थायी समिति को सौंप दिया गया। समिति की सिफारिशों के बाद सरकार ने नया विधेयक लाने का फैसला लिया, लेकिन इस बीच 15वीं लोकसभा भंग होने के चलते ये बिल लैप्स हो गया। 2010 के विधेयक पर स्थायी समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए बांध सुरक्षा विधेयक 2018 लोकसभा में पेश किया गया। 15वीं लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद ये कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी में, और स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए और उसके बाद ये 15वीं लोकसभा लैप्स हो गई, इसलिए 16वीं लोकसभा में फिर ये आया, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ बिल को। लेकिन 16वीं लोकसभा भंग होने के चलते ये बिल भी लैप्स हो गया। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पेश किया गया, जो 2 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा की मंजूरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार 2 दिसंबर 2021 को ये बिल राज्यसभा से पारित हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 13 दिसंबर 2021 को ये कानून बन गया। दोनों सदनों में चर्चा के दौरान विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों ने कहा कि बांध सुरक्षा की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश भर के सभी बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव में मदद मिलेगी। Only 2 states out of the 17 which were audited conducted a pre-monsoon and post-monsoon audit on the safety of its dams. Therefore, the issue of dam safety, ensuring there is perpetual surveillance, continuous monitoring of the quality of dams, is something that needs to be given a statutory status. And the other most important thing that this bill envisions is that as a country, we are moving towards forming a national protocol on and standardizing the measures that are required to address issues of dam safety. ये जो बांध सुरक्षा के बारे में अगली सरकारों ने भी सोचा था, समिति का गठन भी हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं रहे। परंतु हमारी मोदी जी की सरकार ने हमारे किसान भाइयों के हित में, जन समुदाय के हित में, सुरक्षा के हित में ये बड़ा निर्णय किया है। The bill is the call of the hour, sir. Due to the effect of the dams, due to the disaster from them, more than 6,000 people lost their life in our country, sir. So this bill is very important. The dam safety bill is basically to set up a uniform safety system and standards for all specified dams across the country, sir. And so the operation and management of these dams, it is just that the new committee would supervise the safety of these dams for the purpose of national security to avoid disasters. So it is very, very important to know that the center is not interfering in the states whatsoever. दरअसल विपक्षी दलों का आरोप था कि विधेयक के कुछ प्रावधान राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, इसलिए वो चाहते थे कि गहन पड़ताल के लिए विधेयक को संसदीय समिति को सौंपा जाए। According to entry 56, the union is the parliament can make laws on the regulation of interstate rivers and valleys. However, it is not in the power to regulate intrastate waters, rivers and valleys. So, I urge that this bill have to be referred to a select committee. The Honorable Prime Minister must intervene in this matter and bring in necessary amendments. And if it is referred to the select committee, it is well and good.
the committee will examine each and every clauses and make suggestions. So this bill has to go. The question is not about dam safety. The question now we raise is about the safety or the powers of the state being infringed. That is the only question. तमिलनाडु के सांसदों की चिंता का कारण ये था कि मुल्ला पेरियार समेत 4 बांधों का स्वामित्व तो तमिलनाडु के पास है, लेकिन ये बांध पड़ोसी राज्य केरल में स्थित है। उन्होंने कहा कि बिल के प्रावधानों से इन बांधों के स्वामित्व, संचालन और रखरखाव को लेकर तमिलनाडु के अधिकार पर असर पड़ेगा। सवाल ये भी उठा कि क्या संसद को राज्यों के भीतर बहने वाली नदियों पर निर्मित बांधों पर कानून बनाने का अधिकार है? अब एंट्री 56 क्या कहती है कि स्टेट में पानी बह रहा है और कोई ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग होता है तो उसके ऊपर टैक्स सेंट्रल लगा सकती है, पर राज्य के अंदर पानी का बहाव, पानी का रोकना, ड्रेनेज, बांध बनाना, ये पूरी तरह से राज्यों का विषय है। भारत सरकार को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, ये संविधान का है। Sir, when the land and water, the water is being stored in the land on which dam is built. So both the subjects were well within the purview of the state subject. How this house can bring a law? I wish to represent the sentiment of people of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Odisha. I know there are serious issues. There are serious concerns. And we cannot actually put all those concerns under the carpet that the Union of India has decided to frame a law. हम भी चाहते हैं ये डैम सेफ्टी बिल को दुरुस्त तरीके से आप पारित करें, लेकिन ये भी साथ साथ कहूंगा एनक्रोचमेंट नहीं किया जाना चाहिए। सूबों की सरकार को आप वंचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक फेडरल कंट्री है, सारे सूबों हमारे फेडरल कंट्री के कंपोनेंट है, सबको साथ में लेकर आप काम कीजिए। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि संसद को बांध सुरक्षा के विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है और विधेयक का कोई भी प्रावधान संघीय ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। If the entry 17 of the state list and entry 56 of the union list is read together, then we can reach to a conclusion that regulation and development with respect to it includes the dam safety is within the jurisdiction of the union, the central union parliament. And even it is assumed for a moment that the legislative competence is not under entry 56, then kindly see the residuary power of the parliament that is under the entry 97. And entry 97 specifically provides that any other matter not enumerated in list 2nd or list 3rd, including any text not mentioned in either of those lists. So the dam safety may also fall under the entry 97 of the list. Therefore, the parliament have a full legislative competence to enact this law. The union government derives legislative competence to legislate on all matters under Article 246 of the Constitution of India. And the two entries of 56 and 91 very specifically lay out the powers of the union government. There is not a single provision in the bill which can be construed as something that makes an assault on the federal structure of the Constitution, something that has been repeatedly bandied about by the opposition. YSRCP और RLP जैसे दलों ने भी कहा कि बांध सुरक्षा विधेयक को तुरंत पारित किया जाना बेहद जरूरी है। वहीं RSP ने कहा कि विधेयक का मकसद सिर्फ और सिर्फ बांधों की सुरक्षा ही है। Sir, why I am supporting the bill? Because this bill is pertaining to the dam safety of the country as a whole, as you have rightly said in the opening remarks. The exclusive intention of this bill is to have the dam safety, nothing about the water distribution or sharing of water, nothing else, so I fully support it. So the present dam safety bill empowers the dam safety to address all the issues concerning inspection and surveillance of the maintenance and operation of the dams, and emergency action plan is also there. So it provides a national committee on dam safety, it provides the national committee on national dam safety authority and the state committee on dam safety. Three main organizations are there. There is an urgent need for passing this legislation
and in case if opposition wants to make some suggestions, they are welcome to make the suggestions, and there is no need to delay the legislation. निश्चित रूप से बांध पे राज्य के साथ साथ केंद्र का भी उतना ही अधिकार है जितना राज्य का अधिकार है, और मंत्री जी ने स्पष्ट भी किया कि इसके अंदर हम कोई राज्यों का हक अधिकार नहीं छीन रहे हैं, बस बांधों की और आम जन की सुरक्षा व्यवस्था को लेके सरकार चिंतित है, इसलिए बिल लेके सदन के अंदर आए। मैं धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, इस विधेयक से बांध सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी और देश में स्थित 5,344 बड़े बांधों और 400 से अधिक निर्माणाधीन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विपक्षी सांसदों ने बांधों की सुरक्षा के लिए राज्यों को फंड दिए जाने और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति में राज्यों के सिर्फ 7 प्रतिनिधि होने का मुद्दा भी उठाया। We are saying that please consult the states, do something which does not infringe on the federal structure of the Constitution. This bill seeks to do exactly that. This bill is completely silent on the devolution of funds from the center to the states to carry out the various measures for dam safety. You're completely silent on what the flow of funds is going to be to look after dam safety. So from what I understand is that we look after everything, we pay for everything, but you tell us how to do it. That doesn't seem very fair. The National Committee on Dam Safety has a maximum number of 7 representatives of the state governments, such as 18 engineers in chief or equivalent by rotation. Sir, such as these all numbers will be nominated by the union government. What about the other state except these 7? All 21 members of the committee would be nominated by the central government. Even the state representatives, instead of working in the constitution, consultation with the states, the center believes only issuing the directives, sir. सांसदों ने केंद्रीय जल आयोग की भूमिका और बांधों की ऑपरेशनल सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही ये भी पूछा कि क्या विधेयक में बांध हादसे पीड़ितों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान किया गया है? On dam safety, the CWC is also involved in policy making about dams, in their approval, guiding, design, financing, monitoring, approving seismic parameters, flood forecasting, and so on and so forth. Dam safety is essentially a regulatory mechanism, a regulatory function, and thus CWC has clear conflict of interest in being involved in dam safety mechanism. CWC also has had very poor track record in dam safety. The bill does not define the term of stakeholders. Similarly, the bill does not focus on the operational safety, only focused on the structural safety. We are talking of dam disaster. God forbid, there should not happen any dam disaster in India. But if it happens, is there any provision for compensation of the suffering people, of the victims of the dam disaster? There is no provision. So far as I have gone through the bill, there is no provision for that. चर्चा बांध सुरक्षा विधेयक पर हो रही थी तो सदस्यों ने बांधों से संबंधित अपने अपने राज्यों और क्षेत्रों की समस्याओं और मांगों को भी सदन के सामने रखा। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत डैम बन रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को पता है कैसे पानी का झीलता है, पूरा फ्लड होता है। तो ये जो डैम बना है लोअर सुबनसिरी, जिसको गेरुका मुख में है, NHPC बना रहा है, इसमें मैं सोचता हूँ क्या अरुणाचल का जो पानी है उसको रुकवा के इसको इरिगेशन, पावर एंड अदर थिंग्स जो काम में लगाने वाला चीज में इसको थोड़ा एंगेज होगा। भारत सरकार और नेपाल सरकार से बात करके हाई डैम बनाने का निर्णय लेंगे, जिससे बिहार के 12 करोड़ की जनता की रक्षा हो। तो मेरा मंत्री महोदय आपसे आग्रह है कि चाहे सिल्टेशन का सवाल हो, यदि कहीं सिल्टेशन सबसे ज़्यादा हुआ तो हमारे चानन नदी में हुआ, और चानन भी हमारे यहाँ से निकलती है और बिहार में वो है जिसमें कि 55% सिल्टेशन है। किसी बांध में यदि सबसे ज़्यादा सिल्टेशन हुआ तो वो हमारे यहाँ हुआ। हमारे यहाँ मसानजोर की चर्चा बार बार कर रहे हैं, तो मैं दोनों केस में PIL में रांची हाईकोर्ट में हूँ। क्या भारत सरकार मेरे साथ या झारखंड के लोगों के साथ ये चानन में और मसानजोर में न्याय करेगी, और न्याय करेगी तो कब तक न्याय करेगी? 4 महाराष्ट्र में फेलियर जो डैम के हुए हैं, सिर्फ उस पर मैं थोड़ी सी जानकारी मंत्री महोदय से मांगना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जो 4 फेलियर डैम हुए हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं और उसके लिए आगे क्या प्रोविजन है। चर्चा के आखिर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदस्यों की चिंताओं और सवालों के जवाब दिए।
उन्होंने कहा कि ये विधेयक बांधों से जुड़े इतिहास से सीख लेकर वर्तमान में सचेत रहते हुए भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए है। बांध सुरक्षा राज्य और केंद्र से अधिक जीवन और प्रकृति की रक्षा का विषय है और इससे राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। बांध सुरक्षा का ये विधेयक पवित्र भाव से न आपके अधिकारों पर किसी तरह का एनक्रोचमेंट का मंतव्य है, न आपके पानी पर किसी तरह का एनक्रोचमेंट का मंतव्य है, न आपके ऑपरेशन के अधिकार की बांध को खोलना, उसमें किसका कितना शेयर होगा, किसका कितना हिस्सा होगा, किस राज्य को उससे बनने वाली कितनी बिजली मिलेगी, किस राज्य का बिजली पर अधिकार होगा। हम कहीं उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहते, हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहते। न आपके बांधों के ओनरशिप पर किसी तरह का हम जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते, न ऑपरेशन और मेंटेनेंस के आपके अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते। हम तो एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि देश के थिंक टैंक के रूप में एनसीडीएस काम करे, कमेटी काम करे। तमिलनाडु के सदस्यों ने केरला में जो उनके 4 बांध है उनकी भी चर्चा की, लेकिन देश में केवल 4 ही ऐसे बांध नहीं, देश में 14 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चर या तो जो ओनरशिप किसी और स्टेट के पास में है और उसकी लोकेशन कहीं और। निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की, निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो किसी और प्रदेश में स्थित है। कि ऐसी सारे बांध जो किसी दूसरे प्रदेश में उल्लेखित हैं, वहां जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको देखना है उस देखभाल का काम जो है, उस इंस्पेक्शन का काम सेंट्रल कमेटी करेगी। केवल इसके अतिरिक्त कहीं भी कोई और विषय हमने नहीं लिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि हमने स्टेट जो नेशनल एनसीडीएस में केवल जो है 7 ही प्रदेशों को प्रतिनिधित्व दिया। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां भी हमने अक्षर से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है उसकी रिकमेंडेशंस का पालन किया। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं, आपने जो चिंता व्यक्त की है, हमने इसमें सब कमेटीज का क्लॉज जब हम रूल बनाएंगे तब करेंगे और मैं आपको और उसको हम संसद के पटल पर भी रखेंगे कि हमने कि राज्यों को जो ऐसे राज्य जहां ऐसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वहां उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उन कमेटीज में सब कमेटीज में मिले और उसके साथ साथ में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में यदि किसी ऐसे विषय पर चर्चा होती है तो उस राज्य के प्रतिनिधि को भी बुलाया जाए। इस उपबंध का मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बांधों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों की दिशा में ये कानून केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक संस्थागत तंत्र की व्यवस्था प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। साथ ही राज्य बांध सुरक्षा कमेटी और राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना भी करता है। इस कानून में शामिल प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक प्रावधानों की व्यवस्था भी की गई है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि ये विधेयक न केवल बांधों के संरचनात्मक पहलुओं की बात करता है, बल्कि परिचालन और रखरखाव संबंधी प्रभावशीलता को बढ़ाने की दिशा में भी काम करता है। उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि क्या संसद के पास इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। बिल लाने से पहले हमने देश के सॉलिसिटर जनरल से उनकी राय मांगी और सॉलिसिटर जनरल ने अपनी राय में कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 56 और 97 के साथ में अगर 246 अनुच्छेद को पढ़ा जाए तो उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश की संसद इस तरह का कानून जो है वो बना सकती है। कुछ सदस्यों ने अभी क्योंकि जो चिंता व्यक्त की थी कि हम केवल स्ट्रक्चरल जो है उसी विषयों को इंपॉर्टेंस करें, मेरे भाई मनोज जी ने कहा पहली बार इस देश में जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को लेकर के भी प्रोटोकॉल बनना चाहिए और उसको भी बराबर की जो है वो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। उसका उपबंध हमने इस कानून के माध्यम से किया। अभी भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रोग्राम पूरा किया, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। कुछ सदस्यों ने उसकी चर्चा की। आज जब हमने उसमें 100 से ज्यादा 178 से ज्यादा बांधों को वापस स्ट्रेंथन किया है और एक बार फिर ड्रिप 2 और ड्रिप 3 में हम 10,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ में देश के ऐसे 700 से ज्यादा बांधों पर इस तरह से काम करने के लिए जो है आगे बढ़े, तब निश्चित रूप से इस तरह के कानून की कि जो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में जो कमियां पाई जाती है उन कमियों को समय पर पूरा किया जाए, इसके लिए एक व्यवस्था निश्चित रूप से बनना चाहिए। तो इस तरह की एक योजना की सफलता के लिए भी आवश्यक है। इस विधेयक के पारित होने से भारत में बांध सुरक्षा और जल संसाधन प्रबंधन के नए युग की शुरुआत हुई है। बांध तभी खतरनाक साबित होते हैं जब उनका उचित रखरखाव न हो।
बांधों की मजबूती बनाए रखने के अलावा उनकी जल संग्रहण क्षमता को भी बनाए रखना बड़ी चुनौती है। इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की दरकार है। कानून बन जाने के बाद ये उम्मीद जगी है कि बांधों से संबंधित शिकायतों और संभावित खतरों को लेकर पारदर्शी तरीके से काम हो सकेगा। नई व्यवस्था को पूरी संजीदगी से जमीन पर उतारना होगा ताकि बांध के फेल होने की स्थिति में होने वाली आपदा को रोका जा सके। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।